उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम 17 और 18 फरवरी को होना तय है। बाकी तैयारियों के साथ साथ आपका ध्यान मॉडल पेपर पर भी होना चाहिए। मैथ्स की तैयारी आप जैसे कर रहे हैं उस तरह से करते रहिए। जो हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हम आपका कवर कर रहे हैं, उसको भी जरूर करते रहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ध्यान प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर भी होना चाहिए। मैंने अब तक आपको 3 प्रीवियस ईयर का सेट प्रोवाइड किया है, सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करी है। आज मैं यहाँ पर एक सेशन जो कवर करने जा रहा हूँ, यह 28 जनवरी 2019 की जो परीक्षा हुई थी शिफ्ट 1 में, उसका कंप्लीट 20 क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न वहां पर पूछे गए थे परीक्षा में, मैं उसको कवर कराऊंगा। आप सबको जैसे पता होना चाहिए और इस बात को एकदम से स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए, उस परीक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करने के लिए आपको जो है उस परीक्षा के नेचर और ट्रेंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वह ट्रेंड का नॉलेज तभी पॉसिबल है जब आप उसका पैटर्न देखें, सीखें, समझें, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करें। और इसी उद्देश्य से मैं एनालिसिस आपको प्रॉपरली करवा रहा हूं। मैं प्रत्येक प्रश्न को प्रॉपर आपके सामने ओपन करता हूं, उसको अच्छे से समझाता हूं। आप उसका रिवीजन करिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसको देख करके अपनी तैयारी को अच्छी और मजबूत बनाएं। लेकिन इन सब के साथ साथ आप इस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड रहिए, जिससे कि हम आपको इसका पीडीएफ, इसका वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट, इसका पीडीएफ फॉर्मेट सोल्यूशन का मैं आपको प्रॉपरली कनेक्ट करा सकूं। इसलिए इस ग्रुप में ज्वाइन रहिए। मैथ्स से रिलेटेड और भी कभी कोई एक्टिविटी होगी तो उसका भी हम संदेश आपको प्रोवाइड कर सकेंगे, आपके लिए बेहतर ही रहेगा। साथ साथ इस मैथ्स के चैनल से भी जुड़े रहिए, जो संस्थान का ही चैनल है, जिसपे कभी भी जरूरत की चीजें, कभी भी जरूरत की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। यह आपके लिए बेहतर होता है, अच्छा ही होता है। ठीक है, आइए अब देर ना करते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर अर्थात 28 जनवरी का पेपर जो 2019 का हुआ था उसका शिफ्ट 1 हम लोग कवर करने चल रहे हैं। और पहले प्रश्न से इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्काउंट का है, अर्थात प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, आप कहिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का है। एक वस्तु पर 2250 में खरीदी गई। दुकानदार इसको अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित कीमत ज्ञात करो। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में भी कराए हैं और आपको इससे पहले भी मैंने करा रखा है, तो इस पैटर्न को खूब ध्यान से समझे रहिएगा। कभी भी कोई दुकानदार सबसे पहले वस्तु खरीदता है, उसके दाम को निर्धारित करता है, अर्थात बढ़ा के प्रिंट करता है और जरूरत के हिसाब से छूट दे करके वह सेल करता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी उसकी कोशिश यही रहती है कि वह लाभ कमाए। ध्यान रखना, जो छूट देने की बात होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और उससे विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, क्योंकि अंकित मूल्य को कम करके ही विक्रय मूल्य जनरेट किया जाता है। अगर लाभ की बात हो या हानि की बात हो, जैसे 10% देखिए आपके सामने लिखा है लाभ, तो लाभ याद रखना, जो 10% यहाँ पर लिखा हुआ है वह हमेशा लाभ लागत से होता है और विक्रय पर प्राप्त होता है, मतलब क्रय से विक्रय जनरेट होता है। मैंने हमेशा ऐसी चीजों को परसेंटेज के भिन्न के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंफर्म किया था, आपको बताया है, और उसी प्रकार से मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ। दो बातें जान लीजिए इन दोनों परसेंटेज के बारे में। जैसे कभी अगर 12% लिखा है तो मैं इसको 3/25 लिखूंगा, क्योंकि मैं इसको 12 को 100 से भाग करूंगा, तो 4 × 12, 4 × 25 बार 100। 10% को मैं पॉइंट करूंगा 1/10, क्योंकि 10/100 होगा तो 1/10 लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ मैं ध्यान दूंगा कि यहाँ पर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, अर्थात दोनों परिस्थितियों में विक्रय मूल्य है, तो मैंने विक्रय मूल्य को बीच में कर दिया। इधर मैंने क्रय मूल्य रखा, इधर अंकित मूल्य रखा। जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से हम पॉइंट करेंगे। हालांकि नियमता पहले क्रय होता है, फिर अंकित होता है, फिर विक्रय होता है, बट अपने इस प्रश्न के नेचर के हिसाब से हमने इस तरह से इसको सेट किया। अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे और सही उत्तर हम ज्ञात करेंगे। यहां पर लिखा है 12% की छूट, अर्थात 25 का सामान, मतलब 25 का नहीं, 25 बताकर 3 कम करके वह सामान को 22 ग्राहक को देने के लिए तैयार है, अनुमति दिया है। लेकिन फिर भी उसे 10% का लाभ, अर्थात जिस सामान को उसने 10 में खरीदा है उसने 1 बढ़ाकर 11 में बेचा है। अब ऐसी स्थिति में जो बीच में होता है उसको हमको सेम करना हमारी जिम्मेदारी है, और सेम बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसको 2 से गुणा कर दें तो यह 22 हो जाएगा। इसको किया तो इसको भी करना होगा, अर्थात यह 20 हुआ, मतलब 20 में खरीदा, ग्राहक को बोला भाई 25 का है और बेचा कितने में, 22 में। देखो तीनों चीजें सिद्ध हो गई। खरीद कर बढ़ा के प्रिंट किया था, छूट देकर बेचा था, फिर भी लाभ कमाया था। अब आपको जो जैसे पूछा जाए, जैसे इस प्रश्न में हमसे कहा था लागत हमारी 2500 है, यहाँ लागत कितनी है, 20 है, तो लिखूंगा 20 बराबर 2500। 20 बराबर 2500। पूछा क्या है, इसकी अंकित कीमत। अंकित कीमत कितनी आई है, 25 आई है, तो 25 का मान बताओ क्या होगा। अब जो पॉसिबल कैंसिलेशन, जैसे 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, करेक्ट है। 4 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20,
625 को 5 से गुणा करें, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 छंगे 30, 1 31। अर्थात उसने जो 2500 में सामान खरीदा था उसको 3125 प्रिंट किया था ग्राहक के सामने, और बेचा कितने में था ये भी तुरंत आप बता सकते हैं। 22 का मान निकाल दो, एग्जैक्टली पता चल जाएगा उसने कितने में उस वस्तु को बेचा था। ठीक है, कितने का लाभ कमाया था ये भी बता सकते हैं, कितने रुपए की छूट दिया था ये भी बता सकते हैं, कितना रुपया उसने बढ़ा के प्रिंट किया था ये भी बता सकते हैं। मतलब हर प्रकार के कैलकुलेशन इस तुलना को समझने के बाद इजी हो जाते हैं और करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरे प्रश्न पर आइए। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्षों में रुपए 1500 दो गुना हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास एक प्रिंसिपल है 1500 रुपए का, कह रहा कि ब्याज की दर अगर 4% पर एनम है तो कितने वर्ष में, अर्थात समय हमसे पूछा है, समय कितने वर्ष में यह पैसा दुगुना हो जाएगा। यहां पर पढ़िए, प्रणाली के तहत कितने वर्षों में रुपए 1500 दुगुना हो जाएगा। दुगुना होने का मतलब अगर 1 रुपए जमा करो तो 2 हो जाए, 100 जमा करो 200 हो जाए, 1000 जमा करो 2000 हो जाए, तो 1500 जमा करो तो अमाउंट कितना हो जाए? अमाउंट आपका 3000 हो जाए। मतलब आपको ब्याज कितने का मिल जाए? ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है वह धन जो एक्स्ट्रा, जो इस दर और समय पर कैलकुलेट होकर आता है, ब्याज के रूप के हिसाब से, ब्याज के नेचर के हिसाब से, वो साधारण है कि चक्रवृद्धि है। ब्याज वही अतिरिक्त धन है और वही अतिरिक्त धन इस मूलधन को बढ़ा देता है। जैसे इस धन ने इसको बढ़ाकर डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि यह ब्याज का नेचर साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ऐसा ही आपका 1500 है। मैंने आपको कैसे पढ़ाया आपको याद होगा। हमने आपको पढ़ाया कि साधारण ब्याज दर और समय का कॉम्बिनेशन होता है, यही पढ़ाया था। बाकी नियम होते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, आप उस पर भी जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, दर का मान, समय का मान, जो भी आवश्यकता हो निकाल सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको पढ़ाया है। आपको दर और समय को कंबाइन करना है। दर जो 4% है उसको आप लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं। हाँ, समय हमको नहीं पता, हमने कहा इसको t से गुणा कर दो तो यह हो जाएगा t/25। मतलब दर और समय को जब मिलाया तो ऐसे हो गया। जैसे दर और समय को मिलाते हैं तुरंत आप कंफर्म कर लेना, ऊपर वाला मान आपका ब्याज होता है, ठीक है, और नीचे वाला मान आपका मूलधन होता है, एक तय है। अब तुलना तुरंत करिए, t/25 और ब्याज बताओ कितना, 1500, मूलधन भी आपका 1500 ही है। ये खत्म पूरी तरह से, t चला जाएगा, t बराबर कितना होगा, सीधा सीधा 25 होगा। अर्थात 25 वर्ष में यह ऐसा आपको प्राप्त होगा जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिख सकते हैं। बाय नेचर आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पैटर्न समझिए और सॉल्यूशन सही करिए और उत्तर इसका दीजिए। दूसरा हो गया। तीसरे प्रश्न पर आए। देखिए, एक साधारण का दिया था, दूसरा चक्रवृद्धि का आपके सामने आ गया। रुपए 1000 थे, 2 वर्ष में रुपए 1144.9 हो जाता है। मतलब 1000 जमा किया गया था, 1144.9 रुपए हो गया था। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया है, लगाया जाता है। किस दर से या चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि यहां पर मूलधन आपको दिया है 1000, ब्याज की दर हमको नहीं पता है जो R% पर एनम होगी। समय इसने कहा था कि 2 वर्ष बाद यह जो पैसा बन जाएगा 1139.9 हो जाएगा। दरअसल यहां पर अमाउंट को प्राप्त करने का एकेडमिक फार्मूला हमने पढ़ा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। दिस इज द फार्मूला। अगर हम अमाउंट की जगह 1144.9 रखते हैं तो प्रिंसिपल 1000 रखना होगा और 1 प्लस रेट हमको नहीं पता है कि पावर 2 रखना होगा। करेक्ट है, 2 वर्ष का लिखा है कॉन्सेप्ट। अब यहां से क्या करना है, इसको ले जाना है नीचे, 1 प्लस r इसको कंपेयर करना है, इसका वर्ग है तो वहां वर्गमूल सोचना है, और ऐसे हम तय कर पाएंगे, तभी जाकर r निकल पाएगा, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, टाइम टेकन भी होता है। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो मैं आपको समझाऊं कि ऐसे कैसे करिए आप लोग। यहाँ प्रिंसिपल देख रहे थे आपका 1000 था, करेक्ट है, ये प्रिंसिपल था 1000 था। यहाँ से एक अमाउंट प्राप्त हुआ है, कितना बोलिए, 1144.9 प्राप्त हुआ है, करेक्ट है। और इस समय बताइए कितने साल की बात है, 2 वर्ष की बात है। थोड़ा सा इन दोनों के बीच संबंध सेट कर दीजिए, मतलब रेशियो थोड़ा सही सेट कर लीजिए। दशमलव अगर मैं हटा दूं तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये 10,000 होगा और 1144.9 मतलब 11,449 होगा। यहाँ अगर 2 साल का समय है तो इसका वर्गमूल करिए, इसका वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल करिए। 1144.9 मतलब 11,449, दोनों का हमने वर्गमूल तय कर दिया। कन्फर्म। अब वर्गमूल के लिए भाई वर्ग क्लियर होगा तभी तो इतने बड़े डेटा का, हालांकि इसको देखते ही समझ में आ गया होगा ये 100 होगा, भाई 100 का वर्ग ही तो 10,000 होता है। इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि 114 और 49, मैं आपको कंफर्म कर दूं 100 से बड़ी संख्याओं के ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए।
107 का जब वर्ग करेंगे तो 7 100 से ज्यादा है, तो 7 ही बढ़ाइए अर्थात 114, और 7 का वर्ग करिए 49 इसी का वर्ग होता है, अर्थात ये कंफर्म हो गया 107 इसका वर्गमूल होगा। अब सीधा सीधा 100 से 7 मतलब बढ़ा है तभी 107 प्राप्त हुआ है, मतलब 7 बढ़ा है, तो 7 गुणे 100 बटे कितना 100, या आप ऐसे दिमाग रखिए कि 100 से जितना भी कोई इंक्रीज होता है उतने प्रतिशत की वृद्धि मानी जाती है, जितना डिक्रीज होता है उतने ही प्रतिशत की कमी मानी जाती है। तो तय हो गया कि 7% की ब्याज दर रही होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने अवेलेबल है। तो बी ऑप्शन 7% का राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का आपके सामने बनकर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान। देखो कभी कभी व्यापार जब होता है तो जो साझेदार होते हैं उनमें लाभ का बंटवारा होता है, तो नुकसान का भी तो बंटवारा हो सकता है ना। 3 व्यक्ति ए बी सी थे, उनके बीच 1152 का नुकसान 7 8 9 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो ए का हिस्सा नुकसान का भाग क्या होगा। कभी भी कोई धन अगर टोटल अमाउंट में आपके पास है, ठीक है, टोटल अमाउंट में जो पैसे बंटने हैं ए बी सी वह 1152 है, और किस अनुपात में बंटने, हमेशा बंटना जैसे हमारे दिमाग में आता है कि बराबर बराबर बंटना, नहीं, बांटना हमेशा अनुपात पर डिपेंडेंट होता है, किसी का भाग कम होता है किसी का भाग ज्यादा होता है। तीनों का रेशियो बताएं कितना है, एबीसी का 7 8 9 का है, 7 8 9 का है, इस रेशियो में तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब इसको देखिए कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप इन तीनों पदों को जोड़े, 8 7 15 9 कितना होता है 24, 24 बराबर आप 1152 कर दें। हमसे हिस्सा पूछा ए का अनुपाती भाग 7 है, तो 7 का मान निकालना है। आप चाहते तो अगर 1 का मान निकाल लेते तो सारी चीजें पॉसिबल थी, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 24 को कंपेयर करके 7 का मान निकाल रहे हैं। 12 दूना 24, 12 9 108, 12 छंगे 72, 2 से करें 48, 48 को 7 से गुणा करें, 7 8 56 होता है, 6 हासिल 5, 7 चौके 28, 5 क्या होता है 33, 336 रुपए यहाँ पर एक ही हिस्से में आएगा। इतना नुकसान का हिस्सा उसे खुद भरपाई करना पड़ेगा। 7 भाग के हिसाब से 336 रुपए राइट सोल्यूशन बनकर सामने आ रहा है, और यही इस प्रश्न का हल है। चौथा प्रश्न आपका डन हो चुका है, क्लियर आपके सामने आंसर है, आप लोग इसको देखिए समझिए। पांचवें पर आ जाइए। पार्टनरशिप का जो ए वाला पैटर्न है, उस बार जो 2019 का पेपर हुआ था खूब पूछा गया था। आप इसको समझिए, इसमें क्या है पैटर्न, कैसे करना है। ए बी तथा सी ने रुपए 50,000, कुल 50,000 था, एक कारोबार प्रारंभ किया 50,000 निवेश करके, मतलब 3 व्यक्ति थे ए बी सी, तीनों ने कुल 50,000 का निवेश करके एक कारोबार अर्थात व्यापार स्टार्ट किया, करेक्ट। इसमें कहा है बी ने सी की तुलना में 6,000 ज्यादा दिए, मतलब जो निवेश किया तो उसमें बी का जो भाग था वो सी की कंपैरिजन में 6,000 ज्यादा था, मतलब सी से उसने 6,000 ज्यादा जमा किया था जब निवेश का हिस्सा था। तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 ज्यादा निवेश किया था, ए ने बी की तुलना में 2,000 ज्यादा निवेश किया था। मतलब सारी डिपेंडेंसी अगर समझो तो सी के ऊपर है, क्योंकि बी सी पर डिपेंडेंट है और ए बी पर डिपेंडेंट है, तो सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई, सारी डिपेंडेंसी सी के ऊपर आ गई। दरअसल हमारा क्वेश्चन है क्या कि अगर लाभ 10,000 का था तो उसमें ए का हिस्सा उस लाभांश में क्या था। मतलब आप ध्यान रखना कि कभी कोई व्यापार होगा तो लाभ का बंटवारा पूरी तरह से निवेश पर निर्भर करता है। जो जिस रिस्पेक्ट में जिस रेशियो में निवेश करता है उसी रिस्पेक्ट में उसी रेशियो में उसके लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके पास किया जाता है। तो पहले तो आपको सबके निवेश का रेशियो डिसाइड करना है कि तीनों का निवेश किस अनुपात में हुआ था। इसको समझिए, मैंने निवेश के लिए एक डेटा सेट कर दिया कि भैया तीनों ने मिलकर इतने पैसे निवेश किए थे, बट उसमें भी आपने देखा कि बी डिपेंडेंट है सी पर और ए डिपेंडेंट है बी पर। तो आप मानो सी ने कितना किया था, चलो n रुपए किया था, सी ने n रुपए किया था, तो बी कितना करेगा बताओ। बी ने सी से 6,000 ज्यादा, मतलब 6,000 प्लस n कर दें, 6,000 प्लस n। ए ने उससे भी 2,000 ज्यादा, बी से भी, तो 8,000 प्लस n होगा ए का हिस्सा। देखो बड़ा आसान होता है ऐसे समझना, तीनों को जोड़ दें, अगर तीनों को जोड़ दें तो पूरा निवेश के बराबर हो जाना चाहिए, और पूरा निवेश सामने लिखा है 50,000। 8 से 14 ये होगा 14,000 प्लस n बराबर 50,000। अब बहुत स्टेप में बढ़ाएं, इससे बढ़िया हम सीधा लिख दें n बराबर 12,000। बोलोगे कहां से सर, बता देता हूं। 14,000 जाएगा घटेगा 36, 36 को अगर हम 3 से, सॉरी यहाँ पर n नहीं है 3n है, ये भी ध्यान देना 3n, क्यों, क्योंकि n और n 3n। तो n बराबर कितना होगा, अगर हमने कहा 14,000 घटेगा तो 36, 36 को हम 3 से डिवाइड कर दे तो 12,000 आया। मतलब यहाँ पर कंफर्म हो गया। देखिए ये 3 व्यक्ति है ना, ए है बी है सी है, तो सी का निवेश 12 तय हो गया ना, बी का निवेश 12 में 6 जोड़ दीजिए 18 तय हो गया, ए का निवेश 2 और जोड़ दीजिए 20 तय हो गया 20। अब रेशियो बनाए इनके निवेश का, कैसे,
3 0 3 0 3 0, 2 धाम में 20, 2 9 18, 2 चौके 6 12, ठीक है। 10 9 और 6 का अनुपात हो गया, 10 9 और 6 का अनुपात हो गया। कुल 10,000 का यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है टोटल। अभी लाभ इसी रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो लाभ कुल कितना भाई अपने पास? लाभ है भाई हम लोग के पास कुल 10,000। तो 10 9 19 6 25, 25 बराबर कर दो 10,000। किसका हिस्सा निकालना है? हिस्सा निकालना है ए का, जो कि 10 है। तो 10 बराबर क्या? 25 चौके 100 होता है, 400 को 10 से गुणा कर दें तो 4,000 रुपए इस प्रश्न का हल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन 4,000 रुपए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंफर्म करिए। पार्टनरशिप के ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहना, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को खूब सीरियसली और पैटर्न को देखिए। अगर डाउट एक बार समझने में आ रही है तो 2 बार में समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 1-2 बार में सीख ले तो कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा इस जो इसके पहले वाला शिफ्ट मैंने कराया था उस पर भी हुआ था, तो वहां पे करेक्शन भी था। लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है। एक पंसारी कि 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,000, 2,500, हाँ 3,250, 4,250 रुपए की बिक्री होती है। 4 महीने में इतनी बिक्री होती है। कह रहा है कि वह 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने, अर्थात ये पहला महीना था, ये दूसरा महीना था, ये तीसरा महीना था, ये चौथा महीना था, जो 5वां महीना होगा उस महीने वह कितने रुपए की बिक्री कर दे कि उसे उस पूरे 5 महीने में औसत बिक्री इतने की प्राप्त हो जाए। करेक्ट। तो पहले तो आप बताओ इन 4 महीने में उसकी बिक्री है कितनी? जोड़ दें 2 2 4 3 7 4 11, 11 500 12,000, कुल टोटल 12,000 की बिक्री अभी तक हुई है, ठीक। और उसकी डिमांड क्या है? 3,500 की औसत बिक्री, 3,500 की औसत बिक्री। औसत जो होता है योग बटा संख्या, मतलब अगर 3,500 की औसत बिक्री की उम्मीद है उसके पास तो कुल 5 महीने की बात है। तो औसत मतलब 3,500 को अगर मैं 5 से कर दूं गुणा तो 0 0 5 5 25, 5 या 15 2 17, 17,500 टोटल यहाँ पर आवश्यक बिक्री उसको चाहिए ना। 17,500 की आवश्यक बिक्री चाहिए। तो 17,500 से इसको आप जब घटाएंगे तो रियलिटी में आपके पास आ जाएगा कितना बताएं? 0 0 5 5, 5,500 रुपए की अगर वह बिक्री कर दे 5वें महीने पर 5,500 की, तभी जाकर के उसको इस आवश्यकता को वह रीच कर पाएगा, इतनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। तो इसका राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन है, 5,500 रुपए होगा। 5वें महीने किसी भी हालत में जब तक इतनी बिक्री वह नहीं करेगा तब तक इस औसत पे वह पहुंच नहीं पाएगा। तो उसको अपनी औसत को मेंटेन करने के लिए इस 5वें महीने 5,500 की बिक्री करनी होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। आइए 7वें पर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं ना, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन टोटल वर्क बेस्ड होता है। कुल काम एक होता है, उस काम को लोग अलग अलग समय में करते हैं अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप। जिसकी जैसी क्षमता होती है उस हिसाब से वह समय लगाता है। जिसकी क्षमता कम उसे समय ज्यादा देना पड़ता है, जिसको क्षमता ज्यादा है उसको समय कम देना पड़ता है। अगर बी और सी मिलकर करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगता है? 40, ये टाइम है। अगर ए बी सी मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं तो कितना समय लगता है? 20। ए बी सी करते हैं तो 20। अब यहां से अगर सोचा जाए तो टोटल वर्क क्या है? बोलो टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग जैसे एक मानते हैं तब तक जब तक डिसाइड ना हो। मतलब इसमें स्थिति ये है कि ए कुल समय लगता है इस समूह को अलग अलग। जब बी सी के साथ काम करता है तो 40 दिन लगता है। जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन लगता है। तो हमने कहा चलो काम को हम निर्धारित एक ऐसी संख्या कर लें जो प्रत्येक अर्थात 40 तथा 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 40 तथा 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अभी यहाँ पर एफिशिएंसी अर्थात क्षमता की बात करो कि इसने इस पूरे गलत लिखा मैंने, इस टोटल वर्क को 40 बनाइए। 40 एक ऐसी संख्या है जो कि 20 से भी कटेगी, 40 से भी कटेगी। कहा गया टोटल 40 वर्क है, 40 दिनों में यह पूर्ण करते हैं दोनों मिलकर के। आप ही बता दो कि ये प्रतिदिन कितना काम करते होंगे? 1। प्रतिदिन कितना काम करते होंगे? 1। उसी प्रकार से यह 40 टोटल वर्क है, ये लोग 20 दिन में पूरा करते हैं तो प्रतिदिन बोलो कितना काम करते होंगे? 2। पहले बात समझिए, जब तीनों सदस्य होते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? 2। इनमें से 2 ही लोग होते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? 1। करेक्ट। अब यहां पर आप ही बता दो, जिसमें बी और सी अगर मान लो तीनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, जिसमें बी और सी का योगदान 1 काम का है, बी और सी का योगदान 1 काम का है, तो ये ए का भी तो योगदान एक काम का होगा।
अर्थात एक काम प्रतिदिन ए करता है, एक काम प्रतिदिन ए करता है। और अगर इस पूरे काम को मुझे ए से कराना हो तो हमें इस पूरे 40 काम को कराने में एक की क्षमता के हिसाब से पूरे 40 दिन का वक्त लगेगा। 40 दिन लगेगा तभी जाकर के इस पूरे कार्य को अकेले पूर्ण कर पाएगा। तो इसका सही सोल्यूशन डी ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो 40 दिन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। तो 7वां आपका डन हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। 40 दिन संपूर्ण कार्य को ए अकेले समाप्त कर पाएगा, दिस इज द राइट सोल्यूशन। आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। ये भी उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का देखो कनेक्टेड 2 क्वेश्चन साथ साथ कर दिया। क्षमता पर आधारित, दरअसल हमने अभी जो पीछे पढ़ाया उसमें भी देखा आपने कि क्षमता बनती है, क्षमता ही बताती कि आप एकांक समय में कितना कार्य करते हैं। इस प्रश्न को देखने से भी लग रहा है कि क्षमता ही बेस्ड है। एक बात दिमाग में रखे रहिएगा कि जो क्षमता होती है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षमता बढ़ेगी समय घटेगा, क्षमता घटेगी समय बढ़ेगा, इस बात को जरूर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी आपको कुछ समूह में व्यक्तियों के कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया रहता है, उनके द्वारा किसी एक कार्य को समाप्त करने में लगे समयों का अनुपात पूछता है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, तो उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ए बी से आधा कुशल है, आधा कुशल का मतलब ये होता है कि बी जितना करेगा कार्य बी ए उसका आधा ही कर पाएगा, तभी तो आधा कुशल है। अगर बी 2 काम करेगा तो एक ही कर पाएगा। जो सी से तिगुना कुशल है, कौन? देखो ए बी से आधा कुशल है, जो मतलब बी सी से तिगुना कुशल है, करेक्ट। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी वही काम को 6 दिन में कर सकता है, करेक्ट है। आइए तीनों की क्षमताओं को संबंधित करना होगा। सबसे पहले इसमें समझिए ए भी बी पर डिपेंडेंट है और बी सी पर डिपेंडेंट है, मतलब कुल मिला के दोनों रिलेशंस में बी इन्वॉल्व है। तो आप बी को करो बीच में, कर दिया बीच में, यहां रखे ए और हम बनाने जा रहे हैं क्षमता का अनुपात। क्या बनाने? क्षमता। क्षमता बताएगा कि इनमें से इंडिविजुअल या मिलकर ए लोग यूनिट समय एकांक समय में कितना कितना कार्य कर पाएंगे, ये क्षमता बताएगा। आइए पढ़ते हैं। जैसे प्रश्न में लिखा है ए बी से आधा कुशल है, तो बी अगर 2 काम करेगा तो ए कितना करेगा? 1। बी अगर 2 काम करेगा तो 1 करेगा। जो सी से तिगुना कुशल है, कौन? बी। सी से तिगुना कुशल है, देखो कैसे डिसाइड करेंगे, यह 1 करेगा तो यह 3। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है कि इसको बराबर करना है। बराबर करने का मैं एक सिस्टमेटिक तरीका आपको बताता हूं, वो तरीका बड़ा अच्छा होता है, आप इसको लगाइए। 1 है 2 है कर दो 2, बढ़ा दो। 1 है 3 है कर दो 3, यह 3 यह 6 यह 2। अब देखो वही संबंध जो वहां लिखा है सेम सेट हो जाएगा। देखो आधा दिख रहा है, इसका 3 गुना दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मतलब ये स्थिति जो आपके सामने है इसको हम पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं कि एक यूनिट निर्धारित समय में ए करेगा 3 काम, बी करेगा 6 काम, सी करेगा 2 काम। कह रहा है तीनों अगर मिल जाए मतलब जो इनकी क्षमता बन जाए, उससे अगर कार्य करें तो कुल कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे कि वही काम अगर मैं अकेले बी से करवा रहा था तो बी को कुल 6 दिन का वक्त लग रहा था। आप ये बताओ बी एक दिन में कितना काम करता है? 6। उसकी क्षमता ही एक दिन में 6 कार्य की है, प्रतिदिन 6 काम करता है और किसी काम को 6 दिनों में कर भी लेता है। अगर आप ही बताओ कि डेली आप 6 प्रश्न हल करते हो और 6 दिन तक करोगे तो कितने प्रश्न करोगे? 36 ही ना। तो टोटल वर्क यहां से क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6 अर्थात 36 हो गया। ये हो गया 36, क्योंकि प्रतिदिन 6 और कुल 6, प्रतिदिन 6 करेगा, कुल 6 दिनों में करेगा, तो 36 कुल कार्य हो गया। अब इस कार्य को मुझे तीनों से मिलकर कराना है। तीनों से अगर तीनों मिल जाए, आप ही बताओ, तो 3 काम ए करता है, 6 ए 2, 6 3 9 2 11। अगर तीनों मिल गए तो एक दिन में कितना कार्य? 11 कार्य। अब 11 की क्षमता से 36 कार्य को कराइए तो 11 3 33, 11 3 33, 3 0, 11 दूना 22, 8 0, 11 7 77। हम दशमलव क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं। तो 3.27 दिन लगेगा अगर तीनों लोग मिलकर कार्य करें, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन पा रहा है। 8वां क्वेश्चन आपका डन हो गया, करेक्ट। आइए 9वें पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन बस स्मार्टली किया तो जल्दी आएगा और समय मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके किया तो समय लगेगा। जैसे यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। भाई एक दूरी रही होगी ए से बी तक, करेक्ट, और दूरी कितनी थी? 75 किलोमीटर। इस दूरी को जो यक्स है बंदा, वो क्या करता है? कुल 8 घंटे में तय करता है। इसके पहले आप जाने रहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। जहां जैसी आवश्यकता वहां फार्मूले हम लगाते हैं। यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल, मतलब कुछ भाग उसने पैदल चल के तय किया
जो पैदल चला वो किस चाल से चला देख रहे हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई पैदल की चाल कम होती है। और कह रहा बाकी बचा हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से तय किया। जो बचा है मान लो यहां से यहां तक साइकिल से तय किया है, और साइकिल से किस गति से तय किया है बोलिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। देखो दो बातें समझो, एक तो दूरी है 75 की और समय लगा है कुल 8 घंटे, लेकिन इसको कवर कैसे किया गया है, कुछ भाग इसने जैसे कहा है, कुछ भाग इसने पैदल चला है 5 की गति से और बाकी बचे भाग को साइकिल से चला है 12 की गति से। अब प्रश्न में लिखा है यक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करो कि पैदल उसने कुल कितनी दूरी तय करी है। अगर मैं यहां पर ट्रेडिशनल ही रहूं तो पैदल को मानो x किलोमीटर, पैदल को मानो x किलोमीटर, करेक्ट। x की दूरी को अगर वह इस चाल से चलकर तय करे तो कितना समय लगेगा, x/5। अच्छा बताओ, अगर x यहां से यहां तक है तो यह डिस्टेंस यहां से यहां तक 75 - x होगी, तो लिख दें 75 - x बटे किस चाल से 12, जोड़ दें बराबर कितना होगा 8। हल कर डालिए, उत्तर तो आ ही जाएगा, उत्तर आ जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, कैसे, एलसीएम ले लें, 12 पंचे 60, देखो ये हो गया 12 पंचे 60, 5 12x हो जाएगा, प्लस 12 पंचे 60, 75 पंचे 5 पचे 25, हाँ 5 12 पंचे गया है ना, 5 से गुणा कर रहा हूँ, 5 पचे 25, 5 सते 35, 35 2 37, 375 माइनस कितना होगा 5x, तो आएगा 7x, यहाँ पर 7x होगा, और 6 8 48। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 12 से 5 निकलेगा 7x, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं लेकिन हम ऐसे कराएंगे नहीं आप लोगों को, बराबर 6 8 48, 60 को गुणा करें 480 हो गया, तो 7x बराबर बोलिए कितना जाएगा, घटेगा, शून्य 10 से 5 5 होता है, 10 से 5 5 होता है, 7 से 0 ही हो गया, और 4 से 1 कितना होता है 3 1 होता है, x बराबर कितना होगा 15, अर्थात यह दूरी तय है 15 हो गई, 15। ऑप्शन नंबर डी दिया है। मेरा ये कहने का अर्थ है कि इसको ऐसे ना करके सीधा सीधा करिए। जैसे मान लो मैं देख रहा हूं कि पैदल की दूरी हमसे पूछा, ऑप्शन पे ही चले जाओ, क्या दिक्कत है, पैदल की दूरी को तय करिए। अगर उसने, जैसे हम इसी ऑप्शन को लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा बाकी दशमलव लग रहे हैं तो हमारा भी दिमाग करेगा यार थोड़ा आसान वाला नंबर लें। अगर हम कहते 15 किलोमीटर की दूरी को उसने पैदल चल के तय किया, तो पैदल चल के तय करेगा 5 या 15, कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे, करेक्ट। 75 में 15 निकाल दो, 60 किलोमीटर बचा है और उसको साइकिल से तय किया है, 12 पंचे 60, 5 घंटे लीजिए, 5 घंटा 3 घंटा जुड़ के 8 तो आ रहा है, समय नहीं देना था इतना। ठीक है, डायरेक्ट बताया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, इस तरह के प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का सलूशन हो गया, 9वां हो गया, 15 आ रहा है राइट सलूशन। अगले प्रश्न पर बढ़ चलिए, ध्यान से देखिए, आपके यहाँ एक प्रश्न 2D 3D का पूछा जाता है, बहुत ध्यान से इसको भी देख लीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, गोला मतलब स्फीयर, ये है गोला, इसकी रेडियस क्या है, दिया है 10, इसकी रेडियस है 10, को पिघलाया जाता है, पिघला करके एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया जाता है। ये शंकु बना, ये शंकु है, शंकु की अपनी रेडियस होती है, रेडियस इसकी दिया है क्या, नहीं दिया है, हाँ ऊंचाई दिया है 10, कितने ऊंचाई का दिया है 10 ही का ऊंचाई दिया है। ये शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास बताना है, व्यास मतलब डायमीटर जो डबल ऑफ रेडियस होता है, तो रेडियस निकाल देंगे तो व्यास आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ध्यान रखिए, अगर हम किसी धातु से बने कोई भी पदार्थ को पिघला करके दूसरी धातु का मतलब दूसरा कोई एक शेप दें तो पदार्थ की मात्रा में कोई फर्क नहीं आता, जितना कैपेसिटी जितनी क्षमता इसकी थी उतनी ही इसकी रहेगी, अर्थात जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका रहेगा। मैं क्या लिख सकता हूं उसको बताइए, इसको लिख सकता हूं, इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब लिख सकता हूं। आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। देखो पाई पाई से गया, 3 3 से गया 4, और इसकी क्या है रेडियस 10 का क्यूब, यहाँ पर कितना है आर स्क्वायर, आर मतलब कितना है बोलिए नहीं पता है, एच कितना है 10 है, 10 इसकी एक पावर खत्म करेगा, 10 की पावर 2 अर्थात 4 गुणे 100 कर दें 400 हो गया, 400 बराबर आर स्क्वायर होगा, तो आर का मान आपका √400 होगा, अर्थात आर का मान 20 होगा, 20 का वर्ग 400 होता है। हमसे व्यास पूछा है तो 2 गुणे 20 कर दीजिए, 20 दूना कितना होता है 40, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 40 हो जाएगा, करेक्ट है। 40 इस प्रश्न का हल है। 10वां डन है। 11वें पर आ जाइए, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक मतलब कौन कौन, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7, ये सारे नंबर हो गए। और याद रखना, अब इसमें कहा है कि यदि सेट में से सबसे बड़े नंबर को हटा दें, सबसे बड़े नंबर को हटा दें
इसने पूछा है कि उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखो जब यह है, और एक बात समझना, मैंने आपको शायद बताया हो, जब भी कभी आपको एक ऐसा समूह दिया जाए जिसमें पदों का अंतर समान होता है, तो औसत बड़ा आसान होता है। औसत हमेशा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होगा। दरअसल इसने हमसे कहा था कि हमारे पास 3 से 7 तक का एक समूह सेट था, उसका औसत चेंज होगा अगर उसमें से सबसे बड़ी संख्या को हटा दें तो औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये बताना है आपको। जैसे हटा के देखो तो कितना होगा, 3 4 5 6 हो जाएगा, मतलब 7 हट गया। तो पहले औसत क्या था, इसके लिए मैं कह रहा हूं जो आपको समझिएगा, कभी भी कोई समूह अगर पदों का अंतर समान है तो औसत हमेशा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता। मतलब अगर औसत यहां से निकालते तो कितना आता है पता है, 3 + 7 बटे 2, 7 3 10 बटे 2 करिए, कितना हो जाएगा 5, औसत था 5। अभी अगर आपको अब इस समूह का औसत निकालना है तो यहां भी पदों का अंतर भले समान है लेकिन पद कम हो गए, फिलहाल उससे हमसे कोई मतलब नहीं। 6 3 9 बटे कितना होगा 2, अर्थात 4.5 हुआ। कितना कम हो रहा है, 0.5 ना, 0.5 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है, 5 से ना। पहले औसत 5 था, अभी 4.5 हो गया। गुणे 100 करिए बटे 5 करिए, दशमलव हटेगा 0, 50 दूना होता है, 2 पंचे 10, 10% की कमी आएगी जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 10% की। पहले अगर उसी समूह का औसत हमारा 5 था तो अभी एक संख्या को हटाने से औसत अपना क्या हो गया बताइए, औसत कंफर्म है कि यहां से यहां पर कम हो जाएगा। और एक चीज चाहते तो पहले से भी कर सकते थे, एक संख्या हट रहा था आधा कर देते, आधा हटा देते, तो मतलब थोड़ा सा ट्रिक से भी जा सकते हैं, बट ट्रेडिशनल चले जाओ, उतना भी ट्रेडिशनल नहीं है। पहली संख्या अंतिम संख्या का नियम लगा दो, पहले औसत 5 था, एक संख्या हटी, अब संख्याएं अपनी 4 ही हो गई, तो 3 6 9 बटे 2 4.5 होगा। 5 से 4.5 होना, 0.5 की कमी होना, 0.5 × 100 डिवाइड बाई 5 कर दिए, उत्तर आपके सामने है। अगला देखिएगा 12वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है। मतलब इसने हमसे कहा कि ऐसे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 2 संख्याओं का जोड़ है, 2 संख्याओं, दरअसल ये जोड़ की बात कर रहा है, जोड़ है जिनका गुणनफल 64 है। आप लोग सोच सकते हो इसके बारे में। देखिए मैं आपको बताता हूं, सोचिए कैसे। ऐसे 2 संख्याओं का जिनका प्रोडक्ट 64 हो, उनका गुणनफल, उनका योगफल इनमें से कौन सा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हम लोग को सोचनी है। मैं आपको बता दूं, जैसे अगर ऐसी स्थिति रहे ना तो आप एक काम किया करिए, आप इसका फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड। जब गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, दरअसल 2 की पावर 6 होता है। अब ये कंफर्म हो गया कि ये 12 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, 3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो पॉसिबल नहीं है। यह आपका 20 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ, 2 दूना 4 पंचे 20, कहीं 5 दिख रहा है क्या, नहीं हो सकता। तो ना 12 होगा ना 20, संभावना किसमें, 8 में है, संभावना 16 में है। 8 भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ऐसे सोचे हम, इसमें से 2 दूना 4 ले ले, 2 दूना 4 ले ले, 4 4 जुड़ के 8 हो जाता है, 8 भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए 8 का काम। अब इसमें देखो 2 दूना 4 दूना 8, एक संख्या 8, 2 दूना 4 दूना 8, एक संख्या 8, 8 + 8 कितना होता है 16, और 8 हटे कितना होता है 64। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन होगा, 16 करेक्ट आंसर आएगा। उन संख्याओं का जोड़ 16 है जिनका प्रोडक्ट 64 है। तो राइट सोल्यूशन आपके सामने। ऐसे प्रश्न घुमा के पूछ लेते हैं जहां पे सब पढ़े रहते हैं लेकिन इस तरह के पैटर्न आप बोले रहते हैं, नहीं पढ़े होते तो कंफ्यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का 12वें का सही उत्तर है। 13 पर आ जाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर होता है जो कि किसी एक संख्या का वर्ग होता है। जैसे 1200 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। क्यों नहीं है समझिए, जिनके गुणनखंडों का पेयर सेट हो वही गुणनखंड है, वही परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 4 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2 दूना 4, 6 नहीं है 2 गुणे 3 होता, 8 है क्योंकि नहीं है क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, एक नंबर आपका बिना मतलब पेयर के सेट हो रहा है। तो जो वर्ग है किसी संख्या के वही पूर्ण वर्ग है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में किससे गुणा करना होगा, ये आपको किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करना होगा। इसके लिए पहले इसका फैक्टराइजेशन करिए। कैसे होगा, 12 गुणे आप 100 लिख दो, 12 गुणे 100। 12 क्या है पता है, 4 गुणे 3 अर्थात 2 दूना 4 गुणे 3 है। 100 क्या है, 2 दूना 4 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 100 के 100। देखो किसका किसका पेयर बन रहा है। इसका बन गया करेक्ट, खत्म करो। इसका बन गया, खत्म करो। इसका खत्म करो, एक बचा है 3। अगर यही कहीं एक 3 और उपलब्ध होता अपने पास तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती,
अर्थात हमको 3 से गुणा करने से संख्या पूर्ण वर्ग होती दिख रही है। तो बी ऑप्शन 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। करेक्ट है 13वां क्वेश्चन, बी ऑप्शन 3 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है सामने। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न भी इस तरह से पूछ सकता है, आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, करने वाले समझ गए होंगे। रूट 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 करके है, प्लस माइनस का ध्यान देना है। सबसे अंत में 64 दिख रहा है, जिसकी 8 का वर्ग होता है, 8 8 64, 8 जुड़ेगा 81 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 जुड़ेगा 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 36 का वर्गमूल क्या होता है 27 9 36, 36 का 6 होता है, 6 3 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसका उत्तर 3 होगा। आसान सा कंसेप्ट था, आप इजीली बता सकते हैं। 14 नंबर आपका 3 राइट सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। 15 पर आ जाइए। x अपान वाई बराबर 4/5 है। करेक्ट। 7x प्लस 5 6y बराबर 29 है। तो y का मान आपसे पूछा है, y का मान पूछा है। देखो कैसे कर सकते, इस समीकरण बन रहा है 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरण। कैसे आप इसको लिख सकते हैं, 5x माइनस 4y बराबर 0 लिख सकते हैं। जबकि दूसरा दिया है 7x प्लस 6y बराबर 29, दिया है कि नहीं। हाँ। अब आपको एक चीज ध्यान दे, समझना होगा उसको। हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप इसमें से जैसे हमको पता क्या करना है y, तो आप x को एलिमिनेट करना चाहोगे, खत्म करना चाहोगे। खत्म तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो। कैसे, आप अगर चाहो तो इसको 7 से गुणा कर दो और इसको कितने से कर दो 5 से। तो 7 बचे क्या होगा 35x माइनस 7 सते 49y, 0 से करने पर कोई फर्क नहीं है। 5 सते 35x, 5 छंगे 30y बराबर 5 9 45 होता है, 5 दूना 10 4 14 होता है। माइनस 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 से खत्म हो गया, जोड़ दिया तो 79 हो जाएगा y बराबर, माइनस में है ना तो 145 हो गया। माइनस माइनस खत्म हुआ, तो y का मान अगर निकाले तो 145/49 है, 79 है। डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, 145 है, सॉरी 145 है। 145 बटे आपका क्या है 79 है। 2 बार गया, 2 9 18, 2 7 14, 1 15, 2 बार तो जा ही नहीं रहा है। आप इसको देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कैसे क्या किया गया है। 5 9 45, 5 2 10, 10 4 14, 145 हो गया है। और उधर आपका 7 चौके 28, ये गलती हुई, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सब लोग फिर से। जैसे देखो यही सब इसमें मिस होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे ही तरीके से तैयार करिए जिससे क्लियर हो जाए। जैसे 7 5 35x है, माइनस 7 चौके 28y है बराबर 0 है, वो हम 49 लिख रहे थे ना। 5 सते 35x है, माइनस प्लस 5 छंगे 30y है, 5 छंगे 30y है बराबर 5 9 45 है, 5 दूना 10, 10 4 14, 145 है। माइनस 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 से खत्म हुआ, दोनों जुड़ेंगे 58 होगा, माइनस 58x y बराबर माइनस 145, माइनस माइनस से खत्म, y बराबर 145/58 कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। तो इसका उत्तर आप देखिए 2.5 है। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था इस प्रश्न का सलूशन। देखो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आप ये सोचिए ना, जैसे हमसे पूछा y का मान, हमने पहले ही देखा x और y का जो रेशियो था वो 4/5 का था। क्या था 4/5 का। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि y का मान 5 से कटने वाली संख्या होगी। कोई संख्या बता दो 5 से कटने वाली, यही एक संख्या दिख भी रही है। मैं अगर इसको मान लेता 2.5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 बचे कितना हो जाता 25, अर्थात 0.5। इसका गुणा कर दें तो 2 हो जाता, इसका मान 2 हो जाता। अगर इसका मान आपका 2.5 था तो इसका मान कितना हो जाता 2 हो जाता। तो x और y का मान आ गया, उठा के पुट कर दीजिए। 2 गुणे 7 14 हो गया, और 6 गुणे 2.5 है, 6 दूना 12, 12 3 15 है। 15 और 14 जुड़ करके 29 होता है। डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते थे, उत्तर आ जाता। आपको इतना ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सीधा सीधा जैसे मैंने कहा ना, 5 से कटने वाली संख्या एक तय कर लो, उसको मानो कि 2.5 है, तो 5 बराबर अगर 2.5 है तो y 4 का मान 2 होगा। चेक करो क्या सही सिद्ध हो रहा है, सिद्ध तो हो रहा है, कंफर्म हो गया, उत्तर आ गया आपके सामने, जरूरत ही नहीं इधर उधर जाने की। ठीक, आगे बढ़ता हूं। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 2 और 60 है। दो संख्याएं थी, एक a थी एक b थी। इनका हमें दो चीजें प्रोवाइड किया गया, एक एलसीएम जो कि आपको 2 दिया, एलसीएम दिया है 60, एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ कितना दिया है 2। आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे इसमें कहा है कि यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना 14 अधिक है, अर्थात एक संख्या 14 कम है, दूसरी 14 ज्यादा होगी। जो दो संख्याएं जिनके बारे में आप लोग सोच रहे थे, उनमें से एक संख्या
और दूसरी संख्या के बीच जो कंपैरिजन है वो 14 का है, अर्थात 14 एक कम है, दूसरी 14 ज्यादा है। उनका एलसीएम कितना है 60 है और एचसीएफ कितना है 2 है। छोटी संख्या पूछ रहा है, वह संख्या हमको एक छोटी वाली, कोई भी एक छोटी मान लो, ये पूछ रहा हो। एक बात जानिए, एलसीएम क्या होता है, दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है और एचसीएफ दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, साथ साथ एलसीएम को भी पूर्णतः विभाजित करता है। मतलब ये कंफर्म है कि जो संख्याएं होंगी वो 2 से विभाजित होंगी और 60 को विभाजित करेंगी। 2 से विभाजित होंगी, 60 को विभाजित करेंगी। तो पहली बात समझ लो कि 7 हो नहीं सकता। बोलो क्यों? क्योंकि 7 2 से नहीं कटेगा, 60 को काटेगा भी नहीं। 5 नहीं हो सकता, 5 2 से नहीं कटेगा, 60 को भले काट देगा। अब ऑप्शन है 2 ही अपने पास, एक 4 है, दूसरा कौन है 6 है। इसके पहले एक बात और जान लीजिए, 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर हम एक संख्या माने, छोटा पूछा है, क्या पूछा? छोटा पूछा, चलो 4 माना। कितना माना? 4। अगर हमने 4 माना तो 4 तय है कि 2 से कटेगा और 60 को काट भी देगा, इसमें कोई डाउट है? नहीं। 2 से कटेगा और 60 को काट भी देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 है तो अगली संख्या कितनी होगी? 14 4 18 होगी, यही तो बोला है ना। तो क्या 18 पॉसिबल है? 2 से तो कटेगा, क्या 60 को काट पाएगा? नहीं। तो 4 की पॉसिबिलिटी भी गई। अब बचा 6। अगर एक संख्या 6 है तो अगली संख्या 20 होगी, ये तय है, क्योंकि 14 ज्यादा है। 6 2 से कट रहा है, 60 को काट रहा है। 20 भी 2 से कट रहा है और 60 को काट रहा है। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन 6 इस प्रश्न का करेक्ट हल है, आप सब उतार सकते हैं। 6 एकदम करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। बाकी ऑप्शन से आप जाकर के देख सकते थे। मेथड से अगर चलेंगे तो फिर उसमें भी समय लगता है, हम कंफर्म तो कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। क्लियर? संख्याएं मानो, फिर उस हिसाब से चलो, इट विल टेक टाइम। जैसे संख्या भी जा सकते हैं, एक संख्या 2a, दूसरी संख्या 2b, ठीक है। 2a इंटू 2b के हिसाब से भी जा सकते हैं, बट उससे कोई मतलब नहीं। 4:9 के अनुपात में a b के बीच में 39 कैंडियां, ठीक है। 4:9 के अनुपात में a तथा b के बीच में 39 कैंडी बांटी जाती है। b को a से कितनी अधिक कैंडी मिलेगी? चलो इतना आसान प्रश्न हो जाए तो अच्छी बात है। 39 कैंडी बटेगी, दोनों कैंडियों का जोड़ कितना है? 39 है। b के हिस्से में कितनी, सॉरी b ए पूछा ना, b को a से कितना ज्यादा मिलेगी? दोनों का जोड़ 39 है, अनुपात है 4:9 का। अनुपाती पदों को जोड़ दो 13 बराबर 39 हो गया, 1 बराबर 3 हो गया। कह रहा b को a से कितनी कैंडी, बोलो कितना ज्यादा मिला? 5। तो 5 बराबर 5 दिया 15। तो राइट सोल्यूशन इसका बी ऑप्शन है, 15 करेक्ट होगा। 15 कैंडी ज्यादा मिलेगी। 18 देखिएगा, 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद, मतलब छूट चिन्हित करने के बाद 20%, 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2228 में बेचा गया। वस्तु का लागत आपको बताना था, क्या होगा? ठीक है, यहां पर आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव मार्किंग आप 10%, मतलब पहले 10%, अच्छा सॉरी बढ़ाया गया है, ये 10% बढ़ाया गया किसी वस्तु का दाम, फिर 30% बढ़ाया गया उसी वस्तु का दाम, फिर जब ग्राहक आया तो उसको कहा ले लो भाई 20% की छूट ले लो, और बेचा कितने में गया? 2288 में। बोलो वस्तु को खरीदा कितने में गया था? एक बात मैं आपको बता दूं, वस्तु खरीदी जाती है, उसके दाम को बढ़ा के प्रिंट किया जाता है, फिर छूट देकर बेचा जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया आप अगर देखोगे तो सतत चल रही है। जैसे खरीदा गया, सोचो खरीदा गया, 10% बढ़ा, ठीक है, फिर 30% बढ़ा, फिर 20% घटा, इस हिसाब से यह प्राइस हमको पता चली है जितने में बेचा गया है। कितने में खरीदा गया है बताना है। आइए करते हैं। हमने जैसे कहा कि 10% की छूट मतलब 1/10, 30% की छूट मतलब 3/10, और 20% की वृद्धि, सॉरी छूट नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं गलत, पहले 10% बढ़ाया 1/10, 3% अभी लगाया तो था नहीं, लेकिन ठीक है, 10% और 30% की चिन्हित मतलब बढ़ा के प्रिंट करने के बाद 20% की छूट दी गई है। दरअसल छूट है 20% जो 1/5 होता है। देखिए अप्लाई कैसे करते हैं इसको, जो हमारी लागत होती है उसी लागत पर सारी चीजें अप्लाई हो रही है और अंतिम में हमें विक्रय मूल्य क्लियर हो जाता है। यहां पर देखो 10 का मूल्य 1 बढ़ाकर 11 किया गया है, फिर 10 का मूल्य 1 बढ़ा के 13 किया गया है, फिर 5 को 1 कम करके 4 में बेचा गया है। ये स्थिति है। और बेचा कुल कितने में गया है? 2288 में। बोलो खरीदा कितने में गया था? यह पता करना है। नियम में होता है कि इसकी तुलना गुणे की इसके साथ की जाती है।
बट इतना तो हमें आता नहीं कि हम 11 गुणे 13 गुणे 4 का मल्टीप्लीकेशन करें, डिवाइड करें, नहीं, अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लग रहा है 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 अठे 88, 208। फिर 13 से कट रहा है, 13 दूना 26, 13 छंगे 78, हाँ 13 दूना 26, 4 नहीं, सॉरी मैं गलत लिखा, 13 दूना 26 नहीं होगा, 13 एक के 13, 13 एक के 13, 13 छंगे 78, फिर 4 चौके 16, 4 हो गया। 100 हो गया, 100 गुणे 5 500, 500 गुणे 4 कर दीजिए 2000 रुपए। उसकी लागत एग्जैक्टली कितनी थी? 2000। 2000 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर कर लीजिए, ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तैयार रहिएगा आप लोग। 19 नंबर पर आ गए। कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 और दिया गया, मतलब 600 में खरीद कर सबसे पहले उस पर 40 रुपए का खर्च किया गया, तो लागत कितनी हो गई? 640। दरअसल हम कोई सामान खरीदते हैं, सोचते हैं जितने में खरीदा वही लागत है, नहीं भाई, खरीदो, उसको मेंटेन करो, रिपेयर कराओ, उसमें रख रखाव रखो, यातायात में इन्वेस्ट करो, सब कुछ लगाने के बाद जो पैसा लगता है उसके लागत कहते हैं। 600 में खरीदा गया, 40 रुपए उसको बढ़ाया गया, बढ़ाया नहीं गया, उस पर रिपेयरिंग में, उसकी स्टिचिंग में खर्च किया गया, तो सही में लागत कितनी हो गई? 640। अब दुकानदार चाहता है कि मैं 12.5% का लाभ ले लूं। 12.5% का क्या चाहता है? लाभ। कैसे लाभ लेगा? देखिए, 12.5 मतलब होता है 1/8, 12.5 मतलब 1/8, अर्थात 8 की कोई प्राइस है, 1 की वृद्धि होगी और 8 में 1 जोड़ेगा तो 9 उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 8 अगर लागत है और यहाँ लागत कितना है? 640, तो बिका कितने में? 9 में। 8 अठे 64 होता, 80 गुणे 9 कर दीजिए, 9 अठे 72, 720। 720 रुपए इस प्रश्न की वैल्यू है, डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इतना रुपए उसको फायदा प्राप्त होगा, करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। देखिए, एक प्रश्न ऐसा आ रहा है आपके यहाँ ना, तो इसको भी बहुत तैयार किए रहिएगा, पाई चार्ट दे देगा, बार डायग्राम दे देगा, कुछ भी दे देगा, आएगा। दिया गया पाई चार्ट 2017 और 18 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दर्शाता है। 2017 में ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास कितना शेयर था, अगर टोटल शेयर की बात किया जाए। 2018 में ए बी सी डी के पास कितने शेयर थे। ठीक है, इस तरह से शेयर्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है परसेंटेज के आधार पर। अब हमसे कहा गया है कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए, कुल 1000 शेयर यहां भी जारी किया था और यहां भी जारी किया था, करेक्ट है, यहां भी जारी किया 1000 शेयर, यहां भी। शेयर जारी करना मतलब संख्या शेयरों की। अब उन शेयर की जो प्राइस होती है मार्केट में उस समय, उसके हिसाब से लोग खरीदते हैं। अब उसमें कभी डेप्रिसिएशन होता है, कभी एप्रिसिएशन होता है, अर्थात वृद्धि होती, कमी होती है, तो उसके आधार पर जैसे ही वृद्धि होती है तो लोग अपने शेयरों को बेच देते हैं, ये स्थिति होती है। कंपनी ने कुल 1000 शेयर जारी किए, तो सबके पास कितने शेयर हैं ये परसेंटेज से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ए के पास 15% है, बी के पास 40 है, सी के पास 25 है, तो हम बता सकते हैं किसके पास कितने शेयर हैं। अगर आप देखना चाहो तो बता दो, 1000 का ये 40 है तो 400 शेयर होगा, 150 शेयर होगा इसके पास, इधर 200 शेयर होगा, इधर 250 शेयर होगा। इनके पास शेयर का मालिकाना हक है। इधर चले आइए तो ए के पास 200 शेयर हैं, बी के पास भी, डी के पास भी 200 शेयर हैं, सी के पास बोलो बहुत ज्यादा शेयर है, 500 शेयर है, इसके पास 100 ही शेयर है। करेक्ट, देख के निकाल सकते हैं, बोलो कैसे निकल रहा है, परसेंटेज निकाला हूं भाई, बटे 100 गुणे 1000 किया हो, चाहे जिसको निकालना हो आप आराम से बता सकते हैं। प्रश्न पढ़िए, बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। बी ने अपने कुछ शेयर क्या कर दी? ए और सी को बेच दिए। कहां से बेचा है, किसको बेचा, मुझे इसको क्लियर नहीं। ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया। ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया, मतलब प्राइजेस उस समय शेयर की 2000 रुपए, सबके लिए वही होगी। तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी और सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ? जो बी को शेयर बेचा गया, सॉरी सी को जो बेचा गया है शेयर, वह बी और सी के शेयर से कितना भुगतान प्राप्त हुआ? चलिए एक बात बताइए, यहां पर इसके पास शेयर कितने हैं? 250, और इसके पास कितने हैं? 500। कितना ज्यादा है बोलिए? आप लोग अगर देख करके समझ रहे हैं यहां पर, तो कंफर्म कर लीजिए कि यहां पर जो शेयर्स थे वो कितने, पहले उसके पास 250 थे, अभी शेयर कितने हो गए बोलिए? 500 हो गए। एक शेयर की जो प्राइस है वह 1000 रुपए, सॉरी यहां पर 2000 रुपए एक शेयर की प्राइस है। अब आप यहां से यहां तक के शेयरों का इंक्रीज समझिए, जो बिका है बी और सी, ए और वहां से आया है बी और सी को जो भुगतान करना था ए से प्राप्त हुआ है, उसकी संख्या बोली 250 है, अर्थात 250 शेयर की उसने वृद्धि करी, यही पैसे उसको भुगतान करने होंगे। 250 को आप क्या करो, 2000 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 250 को करेंगे 500 होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा 3, तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए यहां पर सी से भुगतान में प्राप्त हुआ
यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हल है। आप लोग देख सकते हैं 5 लाख रुपए करेक्ट आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में चीजें आ गई हैं। 20 सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए, कवर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। अपने प्रॉब्लम्स को, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आपकी बातें, आप उन बातों को कमेंट्स में हमें साझा करिए, लिखिए हमारे पास, हम उसको देखें, समझें, उस हिसाब से निर्णय लें, आगे की प्लानिंग को तय करें और आपकी तैयारियों में हम बेहतर योगदान दें। यही हमारी कोशिश है। मुलाकात होती है फिर से अगली कक्षाओं में, अगले मॉडल पेपर के साथ, अगले टॉपिक वाइज पार्ट के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। डोज वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, उसको भी आप कंप्लीट करते रहिए। वहां भी मॉक एनालिसिस, टेस्ट, सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं और हर गतिविधि में हमारे साथ आप बने रहिए। आपकी परीक्षा के लिए हम बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और ये एंड तक आपको इसका रिस्पॉन्स अच्छे समझ में भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच। मुलाकात फिर से होगी। थैंक यू सो मच।